सॉलिड फाउंडेशन विद एनसीईआरटी की इस कक्षाओं के क्रम में हम छठी का आज चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 कर लिया, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। देखो, नोट्स के लिए मेरे पास फ़ोन आ रहे थे विद्यार्थियों के लिए, सर इसका नोट्स कैसे बना लें, कैसे बना लें। देखो, एक बात समझो मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो छठी से लेके 12वीं तक की हम एनसीईआरटी करेंगे ना, इसमें जैसे कि छठी में आपको जैसे पृथ्वी की गतियों के बारे में बता रखा है, और उसके बाद 11th-12th में इसमें कुछ एडिफिकेशन होगा, समझ रहे हो। तो या तो इसमें 2 तरीके होते हैं कि हम क्या करें, ये जो छठी से लेकर 12वीं तक की अभी जो एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं, इसके बड़े कंसाइज नोट्स बना के, या तो हम अपने स्वविवेक से इसमें अन्य वह पक्ष भी जोड़ लें जो इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़, आप हमारे पे भरोसा करो। दूसरी चीज़ यह, आप थोड़े से कम से कम 5-7 क्लास के लिए व्योमकेश बख्शी ना बने, साथ साथ एक बार जुड़े रह के कर लो। उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो नोट्स बनाने के लिए जो आपसे बोला, जैसे पहली क्लास में आपको बोला कि आपको केवल और केवल एक डायग्राम बनाना है, जिसमें इससे पहले जो चैप्टर संख्या 2 थी उसकी सारी बातें उस डायग्राम में आ जाए। मैं आज भी आपको एक ऐसा ही डायग्राम बताऊंगा, उस डायग्राम की भी चीज़ें आप पहले वाले डायग्राम में जोड़ लेना। तो क्या होगा, पहला और दूसरा, मतलब दूसरा और ये तीसरा चैप्टर इस अध्याय का है, ये वहाँ पर फुलफ़िल हो जाएगा। अच्छा, रही बात नोट्स की, देखो मैं आपको जैसे कि आप में उत्सुकता बहुत थी, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जैसे ही आपका दूसरा तीसरा का वो डायग्राम बन जाएगा ना, उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको लिखवा भी दूँगा। उससे क्या होगा, और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको एक कदम और अभी बता दूं, मैं तो चाह रहा था कि इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फुलफिलमेंट करते चलूं, तो क्या होगा कि आपकी उसमें एनरिचमेंट होती जाएगी, समझ रहे हो। ये जो एनरिचमेंट होगी ना, इसमें आपको क्या लाभ रहेगा कि जैसे 2nd और 3rd का जब आपको नोट्स में लिखवा दूंगा, तो उस नोट्स के साथ साथ आप क्या करना कि मैं आपको इसके साथ साथ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी लिखाऊंगा जो हमारे एनसीईआरटी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी, कि थोड़ा सा इतर भी हमारे पास जानकारी आ जाए, आसपास के जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनकी भी इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो उससे क्या होगा, हमारा एक जो नोट्स बन के तैयार होगा वो फुल प्रूफ होगा। आपको उसके अलावा फिर कुछ और रिवीजन करने के लिए, देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। नोट से मेरा पुनः मैं आपसे क्या आग्रह है कि ये सिनॉप्सिस है, एक किताब आपको नहीं लिखनी है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो। अभी जितना कह रहा हूँ वो करते चलो, 3-4 क्लास के बाद आप उठा के देख लेना, तो आपको आनंद आ जाएंगे कि हम सही पाथ पे चल रहे हैं। चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नोट्स की अभी टेंशन छोड़ लो, केवल इतना चैप्टर 2 का आपने बना लिया क्या, वो ग्लोब बना के जो जो चीज़ें अंकित करनी थी वो अंकित कर लेना। चैप्टर 3 की जो मैं आज आपको चीज़ें बताऊँगा वो उसमें पुटअप कर लेना, इतना करना बस। चैप्टर 3 तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा चैप्टर आ गया, पृथ्वी की गतियाँ। इसको भी समझ लो प्रेम से। दोनों चैप्टर के बाद इनके पूरा कंसाइज मैं आपको नोट्स लिखा दूंगा। देखो, ये जब हमारी क्लास पूरी होगी ना, तुम ऐसी जगह स्टैंड करोगे कि तुम्हें खुद को गर्व अनुभव होगा कि हमने ये जो जीवन का समय निकाला है ना ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, ये बेहतरीन समय निकल गया। हमारी बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन जो इस सब्जेक्ट के लिए थी, या हमारी तैयारी के लिए जो आवश्यक सोर्सेज थे, वो हमारे इस समय में पूरे हो गए। देखो, ना तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि आपको केवल एनसीईआरटी की एक बार पढ़वा दी और पूरे हो गया, उसका कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि वह रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास एग्ज़ाम ओरिएंटेशन नोट्स तैयार ना हो जाए। तो वो करा देंगे, निश्चिंत रहो। राहुल, तुम भी निश्चिंत रहो। जो तुम्हारी क्वेरीज थी, ऐसी क्वेरीज मेरे पास नेहा की भी आई थी, और मेरे पास सौम्या की भी आई थी, पुलकित की भी आई थी। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा विश्वास कर लो। दूसरी क्लास ही है ना, इस क्लास के बाद जो मैं आपको चीज़ लिखवाऊंगा वो लिखना, और कैसे कैसे आगे उसमें चीज़ें जोड़ते चलेंगे वो मैं सब करवा दूंगा। समझ गए। देखो, जो गलती हमसे हुई है वो गलती तुम्हारे साथ कतई नहीं होने दूंगा। पृथ्वी की गतियाँ, देखो आप सभी जानते हो, आपके सामने मैंने ये ग्लोब रखा हुआ है, हमारी पृथ्वी की प्रतिकृति रखी है। इसको बच्चे खेलते हुए क्या ऐसे घुमाते रहते हैं, बैठे बैठे ऐसे घुमाते रहते हैं। तो ये जो घूम रही है ना, ऐसे बच्चे घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इसको रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। देखो, ये बिंदु और ये बिंदु मैंने क्या बोला था, कल हमने क्लास में समझा था, इसको हम बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं, अक्ष, एक्सिस। और इस एक्सिस पे हमारी पृथ्वी घूम रही है। अच्छा, हमारी पृथ्वी जो ऐसे घूम रही है, अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, कौन सी दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, स्पष्ट है। अच्छा मुझे बताओ, ये थोड़ी सी आपको गेंद कैसे टेढ़ी सी रखी हुई दिख रही है ना,
अच्छा, इसको सीधी कर दूं मैं, ये सीधी है। अब देखा जाए तो ये पॉइंट जो एक्सिस का ये सीधा हो गया, मतलब यहाँ सेंटर पॉइंट में आ गया। लेकिन हमारी पृथ्वी तो क्या है, हमारी प्यारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई इस एक्सिस के हिसाब से, इस एक्सिस के हिसाब से, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और अपने अक्ष, इस काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। मेरी पृथ्वी प्यारी सी थोड़ी सी टिल्टेड है, समझ गए। अच्छा, अब मैंने आपको कल वो प्याज का एक एग्जांपल लेके हमने समझा था, ये सीधी रेखा है और यहाँ पर ये थोड़ी सी टिल्टेड घूमी है। यदि मैं ये लंबवत एक सीधी रेखा पकड़ लेता हूँ तो, और यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये कितने डिग्री का आपका एरिया आता है, ये आता है 23.5 डिग्री का झुकाव आता है। मतलब कि इस अपने अक्ष से लेके हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, ध्यान देना मेरे शब्दों पे। तुमसे अभी मैं 2 प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर तुम्हें बिल्कुल सटीक एक बार में सही देना है कि यह है जो मेरा अक्ष है, कौन सा, ये जो मेरा अक्ष है, इस अक्ष से मेरी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है। मेरी प्यारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलो, बहुत बढ़िया ग्लोब महाशय, आपका अभी इतना ही काम था। देखो, पृथ्वी की अब गतियाँ समझ लो। आपने देखा घूर्णन की, मैंने आपसे बात करी, क्या बात करी, मैंने आपसे घूर्णन की बात करी। पृथ्वी की घूर्णन कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, जिसको हम घूर्णन को बोलते हैं रोटेशन। देखो, इसमें भी बड़ा चक्कर रहता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन में बच्चे फंस के रह जाते हैं। अपनी ही जगह पर अगर मैं घूमूं, चक्कर गोर गोर खाऊं, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। अच्छा, एक होता है परिक्रमण। देखो, हमारे जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा उस स्थान के चारों ओर हम क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन जी की परिक्रमा आप सभी जानते होंगे मथुरा में। तो हम क्या करते हैं, गोवर्धन जी के पर्वत के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो ये जो गोवर्धन जी का पर्वत है, ये तो क्या है, सूरज जी, और इसके चारों ओर जो हम व्यक्ति चक्कर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण, परिक्रमा करना। आप कहते हो ना गोवर्धन जी की परिक्रमा करने क्या हो। अब इन शब्दों में कभी भी कंफ्यूज मत होना। परिक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अच्छा, और किसके चक्कर लगा रही है पृथ्वी, सूर्य भगवान के चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। तो रोटेशन, घूर्णन, परिक्रमण, दोनों आपके शब्द क्लियर हैं। अच्छा, अब देखो घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है तो इसी को क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, रोटेशन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखो, आपके हमारे राजस्थान में एक परीक्षा होती है अपने पब्लिक सर्विस कमीशन की, आरएस। उस आरएस की परीक्षा में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं, किसी में 12 आते हैं। तो यह जो प्रश्न आते हैं ये इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि बताओ परिक्रमण की डेफिनेशन। केवल परिक्रमण लिख देंगे, उसकी डेफिनेशन लिखनी है 20 शब्दों में। आपकी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस सब आ रहे हैं, संभवतः उसमें भी छोटी छोटी अगर डेफिनेशन आती है तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परिक्रमण की डेफिनेशन लिखो तो क्या लिखोगे, सूर्य के चारों ओर। अब इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, एक स्थिर कक्षा में। ध्यान रखना, स्थिर कक्षा नहीं लिखोगे तो तुम्हारे उत्तर में वजन नहीं आएगा। तो इसमें कीवर्ड को क्या पकड़ के चलना है, स्थिर कक्षा को। स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब ध्यान रखो, एक और वर्ड इसमें क्या आ गया, देखो सामान्य उत्तर में और एक परफेक्ट उत्तर में केवल इतना सा अंतर है कि उसको वह चीज़ जानकारी सामान्य उत्तर लिखने वाले को भी है और आपको भी है। लेकिन आपने क्या किया, आपने शब्दों का चयन सही किया। देखो इसमें क्या था, एक तो था स्थिर कक्षा। अगर मैं सिंपल ये लिख दूं कि परिक्रमण आ गया और मैंने लिखा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसी को क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। देखो गलत तो वो कह ही नहीं रहा। अब उसको 2 में से कितने नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएंगे। और आपको कितने लाने हैं, आपको 1.5 नंबर लाने हैं या 2 में से 2 लाने हैं। तो उसमें क्या करोगे, 2 कीवर्ड आपको डालनी जरूरी होगी। देखो अब इसको पढ़ो एक बार, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में। देखो ध्यान रखो, स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को। अब देखो इसमें दूसरा कितनी प्यारा ये कीवर्ड आई है, पृथ्वी की गति। इनके साथ साथ कैसे आंसरों में अपने वजन पैदा करना वो भी आप सीखते चलो। जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी का एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे ना, तुम्हारे लिए ये जितनी भी क्लासेस रहेगी संजीवनी बूटी का काम करेगी। स्थिर कक्षा में
और आगे क्या बोल रहा है, पृथ्वी की गति। देखो पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। दोनों वर्ड डालें, एक तो कक्षा में हो और एक स्पीड से, उस स्पीड पे पृथ्वी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, परिक्रमण बोलेंगे। बहुत प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लिखने के अभी नोट्स में ज़रूरत नहीं है, ये 2 क्लास कर लो, तीसरी क्लास में कैसे क्या लिखाना वो आपको लिखा दूंगा मैं, निश्चिंत रहो। इसमें जो काम बोलूँ केवल उतना सा कर लेना। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब मेरे आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यदि आपके पास एग्जाम में प्रश्न ये आ जाता है, पृथ्वी के कक्षीय सतह के लंबवत कितने डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, एक तो ये आ जाता है। एक आ जाता है कि पृथ्वी का कक्षीय समतल पर झुकाव कितना है, दूसरी लैंग्वेज ये आ जाती है। तीसरी लैंग्वेज ये आती है पृथ्वी का कक्ष से झुकाव कितना है। एक चौथी लैंग्वेज ये आती है पृथ्वी के अक्ष से झुकाव कितना है। जो मैंने पहला बोला था, पृथ्वी के समतल कक्ष पे लंबवत पृथ्वी का झुकाव कितना है, तो कितने डिग्री है। छठी की पुस्तक की बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। देखो मैंने आपसे क्या बोला, पृथ्वी का यह जो कक्ष है, कक्षीय समतल है, मतलब ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं, इस पर ये जो लंबवत है, इस लंब से पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव कितना होगा या पृथ्वी का झुकाव कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें 23.5 डिग्री टिक करके आना, 66.5 डिग्री टिक मत करके आ जाना। और यदि आपके पास लाइन ये आएगी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी लाइन आएगी एग्जाम में, पृथ्वी का कक्षीय समतल पर पृथ्वी का झुकाव कितना है, कक्षीय समतल पर पृथ्वी का झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री है। कितना है, 66.5 डिग्री है। स्पष्ट है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों को गलती मत करना, इसको यहीं पर स्ट्रांग बेस बनाते चलो कि साहब लंबवत पे तो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और यह जो हमारा सीधा अक्ष है इससे मैं देखता हूँ तो मेरी पृथ्वी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। ये आपका 66.5 डिग्री है और ये अपना 23.5 डिग्री है। ध्यान रखना, शब्दावली में कक्षीय समतल, यदि आपके ऑर्बिट से पूछे कितनी पृथ्वी झुकी हुई है तो वो कितनी है, 66.5 डिग्री। यदि अक्ष पर झुकाव पूछे तो कितना बताओगे, 23.5 डिग्री बताओगे। उसमें दोनों ऑप्शन दे देगा वो आपसे। जल्दबाजी में क्या होगा, कक्ष और अक्ष में हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमें जल्दबाजी में ध्यान तो होता है, हम उसको गलत टिक करके आ जाते हैं। फिर एग्ज़ाम के बाद हम जब उस आंसर को, उस क्वेश्चन को इवेलुएट करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओहो ये तो मेरे को आता था, ये गलत क्यों हो गया। समझ गए। ठीक, आगे देखो, आगे बोलता है पृथ्वी का आकार गोले के समान है, सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है, ये क्या है, सब हमारा ग्लोब है। ये सूरज जी की अगर रोशनी यहाँ पर आ रही है, आप विजुलाइज तो अब कर ही लेंगे। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि ये विजुलाइजेशन तो आप आराम से कर पाएँ। अब इसके लिए मैं आपको लाइट वेट बंद करके बताऊँ, ये तो आवश्यकता नहीं है ना। ये सूरज जी का प्रकाश आ रहा है, तो इस एरिया में देखो, इस एरिया में तो क्या होगा, आपके प्रकाश होगा, लेकिन इसके बैक साइड में क्या होगा, बैक साइड में अंधेरा होगा, बैक साइड में अंधेरा होगा। अच्छा मुझे बताओ, आपने कभी भी कोई प्रकाश देखा हो, जैसे दीपक जलता है, कोई मोमबत्ती जलती है, कोई आपका टॉर्च आप लेके आप कहीं प्रकाश करते हो, तो जिस सतह पर बनता है उसमें एक क्या बनता है, गोल ऐसे स्फेयर बन जाता है, गोला बन जाता है ना। मतलब कि इस एक लाइन के बाद यहाँ पर अंधेरा होता है और इस लाइन के इधर क्या होता है, उजाला होता है। क्लियर है। अगला एक इम्पॉर्टेंट वर्ड समझ लो। देखो ये सूरज जी की रोशनी आ रही है, इस रोशनी पड़ी तो पीछे की तरफ तो क्या हो गया, अंधेरा है, यहाँ पर क्या उजाला है। यह एक रेखा बन जाती है कि इस रेखा के इधर यदि मैं आ गया तो मुझे उजाला मिलेगा, यदि मैं इधर आ गया तो मुझे अंधेरा मिलेगा। पृथ्वी की यह जो रेखा होती है इसी को क्या बोलते हैं, एक सर्कल बन जाता है पूरी पृथ्वी पर, इसी को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। 2 नंबर में यदि प्रश्न आ जाए प्रदीप्ति व्रत क्या होता है तो बता दोगे ना। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं। और प्रदीप्ति व्रत बनता कैसे ये आप समझ गए ना। देखो यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, दिन मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रात मिलेगा। इसका विभाजन कौन तय कर रहा है,
यह प्रदीप्ति व्रत कर रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है? अच्छा, ये जो हमारी प्यारी पृथ्वी है, आओ साहब ग्लोब महाशय आ जाओ। ये जो हमारी पृथ्वी है, जैसे कि मेरा प्यारा भारत कहाँ है, ये रहा साहब, मेरा प्यारा भारत ये रहा, ये मेरा प्यारा भारत है। सपोज़ करो इस प्यारे भारत में 82.5 डिग्री यहाँ पर क्या आ रही है, 82.5 डिग्री हमारी देशांतर रेखा आ रही है, जिसको हम हमारा मानक समय भी निर्धारित करने में काम में लेते हैं। अच्छा, मेरी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमी, देखो ये लाइन है ना आपके सामने, ये लाइन कब आएगी, ये घूमी, ये घूमी, ये घूमी, ये घूमी, ये घूमी, ये घूम के आपके सामने आ गई। पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? अगर मैं बात करूं ओरिजिनल पृथ्वी की, तो उसको लगेगा 24 घंटे। कितना लगेगा? 24 घंटे। मतलब अपनी ही जगह पर घूम के वापस उसी स्थान पर आने पर उस देशांतर को कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। क्लियर? अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। देखो, इस चीज़ में बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर देखो ये छोटे छोटे बच्चों की बात बता रहे हो। अरे मेरे प्यारे प्रभु, ये छोटे छोटे बच्चों की बात एक बार समझ लो। मुझे तो 15 सेकंड लगी ना ये लाइन बोलने में। देख लो अपने जीवन के 15 सेकंड, मान लो कि हाँ भाई इसमें और जुड़ गए, चाय पी रहे हो, गप लड़ा रहे हो, तो वो 15 सेकंड समय मुझे इसमें दे देना। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, पृथ्वी दिन। यदि मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी दिन क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताओगे? पृथ्वी दिन क्या होता है? देखो बहुत अच्छा शब्द है, 2 नंबर के लिए ध्यान रखना। हमारे राजस्थान वालों के लिए जो जिनके भैया ऐसे जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा हो जिसमें 2 मार्कर आते हैं, 20 शब्दों के प्रश्न आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं पृथ्वी दिन। पृथ्वी दिन में देखो रात इंक्लूड नहीं है ना, तो पृथ्वी दिन में मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूँ 100 में से 90 बच्चे इसको गलत करके आ जाएंगे। डेफिनेशन देखो, पढ़ रखा हो बहुत अच्छे से, आपको विषय ध्यान में हो तो अलग विषय है ना। सामान्यतः तो आप इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे। पृथ्वी दिन क्या होता है? जब एक चक्कर पूरा करने पर 24 घंटे का समय लेती है, ये जो घूर्णन का समय काल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी दिन बोलते हैं। मतलब कि पृथ्वी दिन इज इक्वल टू 24 आवर, 24 घंटे। अपने ही अक्ष पर जो घूर्णन का चक्कर लगाना, मतलब घूर्णन में जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी दिन बोलते हैं। और समय कितना लगता है? 24 घंटे लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति है। ध्यान रखना, पृथ्वी दिन मतलब 24 घंटे या दैनिक गति। देखो बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे शब्द मिल रहे हैं ना, एक पैराग्राफ में हमें कितनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हो गई। आगे चलते हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये देख लो, आप सभी जानते हो हमारा वर्ष होता है 365 दिन और 6 घंटे। समझ रहे हो? 6 घंटे। अब ये क्या होता है भैया, अब ये 6 घंटे की कैलकुलेशन कैसे चलती है? एक वर्ष 6 घंटे, दूसरे वर्ष 6 घंटे, तीसरे वर्ष 6 घंटे, चौथे वर्ष भी 6 घंटे। ये 6 घंटे मिलके क्या हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। कैलकुलेशन में ये दुख देने लग जाता है, तो दुख देने लग जाता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? 366 दिन कर देते हैं। मतलब हर चौथे वर्ष में क्या बनेगा? आपके 366 दिन होंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। और इसमें एक दिन कहाँ बढ़ाते हैं हम? जो फरवरी का 28 दिन होता है, इसको हम इन लीप ईयर में क्या कर देते हैं? एक दिन बढ़ा देते हैं। फरवरी में 29 दिन कर देते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं 29 दिन? अब ध्यान आ गया ना, क्योंकि भैया 6 घंटे जो हैं हमारे पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। इस परिक्रमा के 6 घंटे 4 वर्ष बाद 24 घंटे बन जाते हैं। और 24 घंटे बना के एक दिन बनता है। उस एक दिन को कंपनसेट करने के लिए जो ग्रेगोरियन अंग्रेजों का कैलेंडर है, इनकी बुद्धि इतनी चलती थी तो इन्होंने क्या किया? फेर बदल करके फरवरी को 28 की जगह 29 कर दिया। देखो सबसे प्रमाणिक काल और समय गणना हमारे भारतीय पंचांग की है। सबसे सटीक गणना नासा, आपको मालूम है, ये जो कैलकुलेशन के लिए जो बेस काम में लेता है हमारे पंचांग से लेता है। वो हमारे पंचांग की कैलकुलेशन को अपने सुपर कंप्यूटर में दर्ज करने में लगा हुआ है वो। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे पंचांग अगले 1000 वर्ष के आपको बड़ी सटीक गणना करके दे देते हैं।
और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर तो इनके राजा के नाम से, राजा के महीनों के हिसाब से इनको सेट करने पड़े कि भैया आज एक दिन कम कर दिया, एक दिन इसको ज़्यादा कर दिया। ये कैलकुलेशन जो घटत बढ़त करके सेट करने के प्रयास में ये महीने बना के इन्होंने पटक दिए। तभी तो 28 के 29 दिन एक दिन हो रहा है। हमारे आपको ऐसी कालगणना में ऐसी चूक देखने को नहीं मिलेगी। गति आपने समझ ली। दूसरा शब्द हमने पढ़ा था परिक्रमण। परिक्रमण मतलब गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे वो। आपके दोस्त कहते हैं ना कई बार कि यार मैं तो 5 घंटे में ही गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा ली, इतना तेज़ चला था। कईयों को परिक्रमा लगाने में 8-8 घंटे लग जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है उसको सूर्य की परिक्रमा लगाने पर फिक्स टाइम लगता है, ना तो कम ना ज़्यादा। वो सामान्यतः कितना होता है, हम उसको बोलते हैं 365 1/4। 1/4 किसका, 24 घंटे का, मतलब 1/4 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे, इसको क्या बोलेंगे, 365 दिन और 6 घंटे। ये क्या कहलाता है, हमारी पृथ्वी का परिक्रमा का समय है, मतलब परिक्रमण करने का ये समय है। क्लियर। अच्छा 1/4 समझ में आ गया ना, ये कैसे हुआ 6 घंटे। 24 घंटे को यदि मैं डिवाइड 1/4 निकालूँ तो ये कितना आवर आ जाएगा, 6 आवर आ जाएगा। छोटी छोटी बातें बस देखते जाओ, आनंद लेते जाओ। जिनको आता है वो बहुत बढ़िया, वो अपने आप को बूस्टर समझ ले कि बालकों की बातें मेरे को सारी आती है। ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान रखो, आपने देखा था कि अपनी ही अक्ष पर हमारी पृथ्वी रोटेशन करती रहती है, घूर्णन करती रहती है। अच्छा मुझे बताओ, हमारी पृथ्वी यदि घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। यदि घूर्णन नहीं करे और हमारे यहाँ पर सूरज जी दिखते हैं जयपुर में, तो साल भर सूरज जी दिखते रहेंगे ना, सूरज जी चमकते रहेंगे। अच्छा घूर्णन नहीं करेगा तो फिर दिन रात भी नहीं होगी ना, वो प्रदीप्ति सर्किल बनेगा। अब प्रदीप्ति सर्कल ने मतलब बना रहेगा, मतलब प्रदीप्ति सर्कल बना रहेगा। अब ये प्रदीप्ति व्रत बना रहा तो क्या हो गया, इस एरिया में तो क्या रहेगा, इस एरिया में तो हमेशा धूप आती रहेगी और इसके बैक साइड में हमेशा क्या रहेगी, अंधेरा रहेगा। तो क्या हमारा एनवायरनमेंट सस्टेन कर पाएगा, कि बिल्कुल नहीं कर पाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली बात, अब हम परिक्रमण की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये जो इम्पोर्टेंट आज का ये चित्र है, इसको भैया बना लेना। कल आपने एक चित्र बनाया था ना ग्लोब वाला, आज आपको ये चित्र बनाना है। और कल आपको क्या लिखवाना है वो मैं कल आपको लिखवाऊंगा, कैसे लिखवाना है वो भी मैं लिखवा के आपको बता दूंगा कैसे क्या लिखना है। पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं, देखो परिक्रमण एवं ऋतुएं लिखी हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पे जो ऋतुएं बदलती हैं वह किस कारण से बदलती होंगी, परिक्रमण की वजह से बदलती होंगी। उसका मूल हम समझेंगे। हमारे तो गांव में हमारे आप देखो, जो किसान होता है ना, वो सबसे अच्छा वेदर फोरकास्टर होता है, मौसम विज्ञानी अगर आप किसी को मानो तो हमारा किसान ही है। चिड़ियों को देख के, जानवरों की व्यवहार को देख के, हवा को देख के वो मौसम को प्रेडिक्ट करने लग जाता है, इस ऐसा मौसम रहेगा। और रही बात बारिश की, तो भैया वर्षा तो ऐसी बात है, वो तो मौसम विभाग भी ढंग से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। बाकी जो सामान्य आपके प्रेडिक्शन है मौसम के, वो आराम से किसान कर लेता है। और हमारे कहते भी बड़े बुजुर्ग, अब शरद ऋतु आ गई, अब ग्रीष्म ऋतु आ गई, अब शीत ऋतु आ गई। ये ऋतुएं कैसे बनती हैं ये भी आज आप समझ लेना। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऋतुओं वाला जो चित्र है, इसको समझने से पहले ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो। देखो ये हमारी प्यारी पृथ्वी दिख रही है, और इस हमारी प्यारी पृथ्वी में ये एक्सिस है जिस पर ये घूर्णन कर रही है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। क्लियर है। और बीच में आप देखना जो हमारी पृथ्वी है कितने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। और यह हमारा क्या है, समतल कक्ष, क्या समतल कक्ष है। ठीक है, ऑर्बिटर प्लेन है। और ऑर्बिटल प्लेन से हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ तक क्लियर। रोटेशन, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वह वेस्ट टू ईस्ट होता है, ये पॉइंट भी क्लियर। और हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड्स करती है। हम इसको 24 घंटे मान के चलते हैं। हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री अक्ष पर। और यह कौन है, तारा पोल स्टार, जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, जो उत्तर में है। और इसी की प्रकाश आपतन कोण जो पृथ्वी पर सबसे पहले गिरता है, उसी को हमने क्या माना था, उस बिंदु को ही नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव माना था।
हमारे पृथ्वी के घूर्णन की स्पीड कितनी है? देखिए हमारे पृथ्वी की घूर्णन स्पीड 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब मुझे एक बात बताओ, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे से मेरा क्या आशय है? मेरा आशय यह है कि जो परिधि है जिसमें ये घूर्णन हो रही है, परिधि कितनी निकल के आती है? 1670 गुना 24 कर देना, 40,080 किलोमीटर के आसपास ये आती है। कैसे निकला 1670 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पृथ्वी का घूर्णन? कहाँ पर? इक्वेटर पर। ध्यान रखना, इक्वेटर पे बता रहा हूँ मैं। 3 बातें इसमें देख लो। कैरेक्टरिस्टिक हमने घूर्णन की क्या देखा? पहला हमने देखा कि अर्थ जो है अपना एक रोटेशन मतलब एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 में 4.9 सेकंड लेती है, जिसको हम रफली 24 घंटे बोलते हैं। अर्थ जो झुकी हुई है 23 डिग्री अपने अक्ष पर, ये हमेशा इसी प्रकृति में रहती है और इसी प्रकृति में क्या करती है? घूर्णन भी करती है और परिक्रमा भी करती है। तीसरी बात, अर्थ की रोटेशन इक्वेटर पर कितनी है? 1670 किलोमीटर पर आवर है। अब इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें आप ध्रुवों पे ध्यान देना। ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव। नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो ये बीच में हमने काल्पनिक रेखाएं बना रखी हैं, इन पर अब विशेष ध्यान देना। मध्य की जो हमारी 0 डिग्री रेखा इक्वेटर, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। उसके नीचे अंटार्कटिका था और ऊपर हमारे आर्कटिक सर्किल है उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर? अब ये ध्यान करो, ये जो लाल लाइन आई है आपके पास, ये क्या डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है कि पृथ्वी में आदि तो देखो दक्षिणी गोलार्ध पर हमें देखने को मिलता है रात अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध पर रात अधिक है, और उत्तरी गोलार्ध पे लाल लाइन जो आई है इसके क्या डिनोट करती है कि उत्तरी गोलार्ध पर दिन की अवधि अधिक है। और ये देखिए, आपने देखा कि जो प्रदीप्ति सर्किल था, पूरे आर्कटिक सर्किल में आपको दिन और पूरे अंटार्कटिक सर्किल में आपको रात देखने को मिलेगी। ये अंटार्कटिक सर्किल लाइन है कि देखो पूरा अंटार्कटिक सर्कल का जो हमारा दक्षिणी ध्रुव हम जिसको बोलते हैं, देखिए ये पूरा किसके अंतर्गत आ रहा है? रात्रि के अंतर्गत आ रहा है। तो 6 महीने रात और 6 महीने दिन क्यों रहती है, अब आपके समझ में आ जाना चाहिए। यह चित्र समझने से पहले तीसरी और ये इंपॉर्टेंट बात और समझ लो। अब इस प्रेजेंटेशन में ध्यान क्या देना है आपको कि यह सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो परिक्रमा लगा रही है, इसमें भी आपको इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ध्यान देना। देखिए पृथ्वी नीचे आ रही है ना, नीचे आते आते आपको आभास होगा कि दक्षिणी ध्रुव चले गया दूर की तरफ और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ आ गया। अब ये नीचे आ गया इस कंडीशन पर, बिल्कुल सामने आ गया। किसके? सूर्य के। पृथ्वी जब सूर्य के इस कंडीशन में सामने होती है तो आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि ऊपर का जो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बालकों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। तो ना तो इस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने है, ना दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने है। जो बल्ज होता है, गोल जो हिस्सा होता है, कर्व वाला हिस्सा है, वो किसके सामने है? सूर्य के सामने। इस पर्टिकुलर स्थिति में अब ये पृथ्वी तो घूर्णन कर रही है, घूर्णन करते 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 वो ऊपर जाएगी। ध्यान देना, अब ये हमारी पृथ्वी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब आप देखो, इसका जो उत्तरी ध्रुव है वह दूर होता चले गया और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने आता चले गया। अब इस कंडीशन में दक्षिणी ध्रुव क्या है? सूर्य के सामने है, और उत्तरी ध्रुव कहाँ है? सूर्य के दूर है। अब पृथ्वी हमारी ऊपर जा रही है, परिक्रमा करती ऊपर जा रही है। तो यह जो अब कंडीशन आएगी, यह इस कंडीशन में ध्यान रखना, पृथ्वी का जो आपको चित्र में तो कैसा दिखेगा कि दक्षिणी ध्रुव जो है वह किसके सामने है? सूर्य के सामने। लेकिन नहीं, इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो ये बॉल जैसे जैसे घूमती हुई ऊपर पहुंची तो बॉल का जो बल्ज वाला हिस्सा है वो पृथ्वी के सामने है। ध्यान रखना, ये एक्सिस पृथ्वी के सामने नहीं है। तो इस कंडीशन में दिन और रात दोनों क्या रहती हैं? समान रहती हैं। दिन और रात क्या रहती हैं? समान रहती हैं। मतलब दिन और रात की अवधि समान रहती है। स्पष्ट है ये बात? और हमारी जो पृथ्वी जो परिक्रमा लगाती है वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भैया गति कर रही होती है, जो आपके 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आती है। इसी में एक बात का और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब हमारी जो पृथ्वी परिक्रमा लगाती है सूरज जी के, वह एग्जैक्ट गोल नहीं है, वो कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब एक तरफ तो सूर्य के पास और दूसरा पाथ सूर्य के दूर है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे वाले लेक्चर में भी और क्लियर करते चलेंगे।
और इस दीर्घवृत्ताकार पथ में हमारी पृथ्वी की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में पूरी होती है, जिसको हम रफली 365 दिन बोलते हैं। और ये 45.51 सेकंड भी अगर आप और जोड़ लेते हो तो 365 दिन 6 घंटे हम इसको रफली बोलते हैं। समझ गए? अब इस 6 घंटे की कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया कि ये 6 घंटे हर चौथे वर्ष में इसको एक दिन मतलब 24 घंटा बना के एक दिन करके 366 दिन लीप ईयर कर देते हैं। वह भी हम अभी इस मैप में अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। अब एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात और समझ लो। देखो ये पृथ्वी नीचे आ रही है, आ गई इस स्थिति में। ये मैं आपको क्या बताऊंगा, हल्का सा सीजनल चेंजेज मतलब ऋतु परिवर्तन कैसे होता है ये आपको बताऊंगा। ये तो आपको ध्यान आ जाएगा, रट लोगे आप कि भैया परिक्रमा होने से ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन होता कैसे है। अब देखो आपने क्या देखा कि जब पृथ्वी नीचे आई तो यहाँ पर समर आया, फिर रेन आया, फिर रिट्रीटिंग मानसून आया और उसके बाद क्या आएगा, विंटर आएगा, मतलब कि सर्दियाँ आ गई। यहाँ तक क्लियर है। अब इन चारों जगह पर जहाँ पृथ्वी है उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ध्यान देना। यह जो 1 नंबर आया, 1 नंबर वाली स्थिति कौन सी हो गई, 21 मार्च। इस दिन आप ध्यान करो, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपको दिख रहा होगा। 1 नंबर पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या सूर्य के सामने क्या, नहीं। इस स्थिति पे ना तो उत्तरी ध्रुव ना दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने। इसी कारण से इस 1 नंबर वाली स्थिति जिसको 21 मार्च हम दिन बोलते हैं, यहाँ पर दिन और रात समान होती हैं। और दिन और रात समान क्यों होती हैं, ना तो उत्तरी ध्रुव ना दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने है। समझ गए? और इसका इंपॉर्टेंट एक कारण तो हमेशा रहेगा कि अपनी पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 2 नंबर 21 जून का दिन आता है। इस स्थिति में आप चित्र को देखो कि यह जो ऊपर का उत्तरी ध्रुव है किसके सामने है, सूर्य के सामने है। और इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश अधिक आ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश कम जाता है। तो 21 जून पे आपको ध्यान आएगा हमारे यहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं और 21 जून का ही वह दिन है जब हमारे भारत में दिन और रात की अवधि में दिन सबसे बड़ा और रातें सबसे छोटी होती हैं। 3 नंबर की सिचुएशन देखिए, 23 सितंबर। इस सिचुएशन में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कोई भी सूर्य के सामने नहीं है। मतलब कि 1 और 3 की सिचुएशन सेम रहेगी। और सामने क्यों नहीं, आपको ध्यान में आ गया, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल बल्ज लिए हुए होती है। तो ये तो चित्र कैसा है, सपाट है ना, तो यहाँ आप फील नहीं कर पाओगे, 3D एनिमेशन तो है नहीं। तो हमारी पृथ्वी का जो आगे का जो उभरा हुआ गोल हिस्सा है वह सूर्य के सामने होता है। और इस 3 नंबर पे जो 23 सितंबर वाला दिन पड़ता है, दिन और रात की अवधि समान होती है। 4 नंबर पे 22 दिसंबर आता है। 22 दिसंबर में ध्यान दो, आपका दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है, सूर्य के सामने है। और उत्तरी ध्रुव क्या है, सूर्य से दूर है। इस स्थिति में हमारे यहाँ पर भारत में सर्दी पड़ती है। और आपको ध्यान है दिसंबर में सर्दी में पड़ती है 22 दिसंबर को, तो रातें सबसे बड़ी होती हैं और उस दिन की अवधि सबसे छोटी होती है। इतना ही इसका कॉन्सेप्ट समझाना था। बाकी अब हम सारे ये बातों का एनालिसिस इस मैप पे पुनः और ढंग से करेंगे। ये इंपॉर्टेंट फिगर और समझ लो, इसको एक बार ही समझ लेना कि जीवन में कभी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अब आपको कष्ट ना दें। पूरा ध्यान लगा के इसको देख लो। देखो इसमें पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में बता रखा है कि ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमण कर रही है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो कुछ चंद चीज़ें पहले उनको देख लो। हमने देखा कि यह हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, अपने ही जगह पर घूर्णन कर रही है, स्पष्ट है। यह जो अक्ष है जिस पर झुकी हुई है, क्या ये कभी चेंज होगा क्या? अगर पृथ्वी झुकी है तो ऐसे ही इसी झुकाव के साथ ही इसकी परिक्रमा करेगी ना। दूसरी बात क्लियर। अब मुझे बताओ, अभी यहाँ पर पृथ्वी है हमारी, इस स्थिति की बात करते हैं। सामने हमें यहाँ पर सूर्य की प्रकाश प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक प्राप्त हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, हमने यहाँ पर देखा था ये हमारी इक्वेटर होती है, इक्वेटर होती है। अच्छा अब यह जो ऊपर का गोलार्ध है जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, यह जो सीधी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा आ रहा है? बिल्कुल सही बोला आपने, दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश आ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा में तापमान कैसा मिलेगा आपको? कम मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, यह जो स्थिति है सूर्य की बिल्कुल सामने आ रहा है, बिल्कुल किसके आ रहा है, सामने आ रहा है, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति में क्या होगा,
इस स्थिति में यहाँ पर यह महीना लिखा हुआ है 21 मार्च। क्या लिखा हुआ है? 21 मार्च। इस परिस्थिति में जब हमने देखा कि हमारा उत्तर ध्रुव तो कहाँ है? ऊपर है, दक्षिणी ध्रुव हमारा नीचे है, और जो सूर्य का प्रकाश अधिकतम कहाँ प्राप्त हो रहा है? यह प्राप्त हो रहा है आपके दक्षिणी ध्रुव पे। क्लियर है? ऐसी स्थिति में एक स्थिति बनती है 21 मार्च को, जब हमारा दिन व रात बराबर होता है। क्या? दिन व रात हमारा बराबर होती है। 12 घंटे का ही दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। यहाँ तक समझ ली। अच्छा, अब ये हमारी पृथ्वी घूम के साहब यहाँ पर आ गई परिक्रमा करती हुई। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ पर। देखो देखो, अब देखो, यह जो आपने देखा था ना प्रदीप्ति व्रत, जिसको हमने क्या बोला था? इल्यूमिनेटेड सर्किल। देखो यह जो डायग्राम है ना, ये छठी के विद्यार्थी के लिए तो हम उतनी ही बात करेंगे जितनी इसमें कही गई है, लेकिन हमारी अपेक्षा क्या है? आपकी अपेक्षा ये है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के हिसाब से यह जो डायग्राम है, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाए। यह जो प्रदीप्ति व्रत है, आप जहाँ पर प्रकाश प्राप्त हो रहा है सूर्य का, ये कहाँ हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? ये हो रहा है, आप देखो, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना? पूर्वी गोलार्ध ही बोलेंगे ना ये सारा एरिया। ये बिल्कुल सामने आ रहा है सूरज जी के। क्या? पूरे सूरज जी के सामने आ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यह जो हमारी एक्सिस है ऊपर की, समझ रहे हो ना, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, तो यह जो ऊपर का एरिया है हमारा, देखो इक्वेटर यूँ होती है ना, तो ये जो ऊपर का हमारा कौन सा एरिया हो गया? उत्तरी गोलार्ध। यह जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश आपको ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। अब जब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी हमारे यहाँ पर 21 जून को, जून के महीने में अधिक पड़ती है, और 21 जून ही वह दिन है जिस दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। ये लो, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? इसका ठीक उल्टा होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी रात हो जाएगी और सबसे छोटा दिन हो जाएगा। अब इसमें एक शब्द पे और ध्यान दो। एक शब्द है ऐनांत, और यहाँ पर भी देखो ऐनांत है। क्या आपको यहाँ पर ऐनांत दिख रहा है? क्या यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? विषुव। यहाँ पर क्या दिख रहा है? विषुव। और यहाँ पर भी क्या शब्द दिख रहा है आपको? विषुव। लेकिन बाकी दोनों 21 जून और 22 दिसंबर को आपको यहाँ पर एक ऐनांत शब्द दिख रहा है। इस ऐनांत शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं सोलेस्टाइस। मतलब आपने क्या देखा? देखो इनकी डेफिनेशन में अभी आपको समझाऊंगा। आप हमारे आरएस की परीक्षा में 2 नंबर का एक प्रश्न आया था विषुव। ये जो विषुव है ना, ये पूछा था कि भैया विषुव क्या होता है, और इसी में आधे ज़्यादा बच्चे ढेर हो गए थे। विषुव की 2 नंबर की परिभाषा नहीं लिखी गई थी। ये बोल रहे थे देखो एक प्रश्न कहाँ से आ गया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ध्यान देना, ऐनांत शब्द आपको यहाँ दिख रहा है और ऐनांत शब्द हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर विषुव दिख रहा है और यहाँ पर विषुव दिख रहा है। शांति से देखते जाओ। यह पृथ्वी हमारी घूम के अब यहाँ पर आ गई। अब क्या हो गया? अब देखो यह जो हमारा उत्तरी ध्रुव का ऊपर का हिस्सा है, ये क्या है? पृथ्वी के बिल्कुल सामने आ रहा है। लेकिन अब देखो ये क्या टिल्टेड हो रहा है यहाँ पर, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है अब क्या सीधे इसको पड़ रहा है क्या? हमारे यहाँ पर इस एरिया में जो है, यहाँ पर आपके अब हुआ क्या था? अब देख लो एक बार, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ये जो 21 मार्च था, यहाँ पर हमने देखा
डे और नाइट बराबर थे। अब जैसे जैसे 21 मार्च के बाद जून आया तो हमने देखा गर्मी बढ़ती जा रही है, मतलब कि दिन बड़े होते जा रहे हैं। क्यों दिन बड़े होते जा रहे हैं? यह जो हमारा ऊपर का उत्तरी ध्रुव है, यह जो हमारा आप एक्सिस देख रहे हैं, ये सूर्य की ओर अधिक आता जा रहा है, अब सूर्य की तरफ आते जाता है। 21 जून को बिल्कुल सूर्य के सामने हो जाता है ये, और हम देखते हैं कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है इस दिन। स्पष्ट है? अच्छा, अब क्या होगा? 21 जून के बाद आप देखो जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना, ये नीचे आ रहा है ना, नीचे आते आते आप महसूस करेंगे कि अब इसकी पोजीशन जो सीधे रोशनी प्राप्त करने की यहाँ पर हो रही थी उत्तरी गोलार्ध में, वो धीरे धीरे अब आपको देखो जो प्रदीप्ति सर्किल है ना, वो आपका यहाँ पर कम होता जाएगा, दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता जाएगा। इस केस में क्या होगा? 21 जून के बाद अब जैसे जैसे पृथ्वी मूव कर रही है और वह महीना आ गया सितंबर की तारीख आ गई 23 सितंबर। तो हम क्या देखते हैं 21 जून के बाद अब क्या होता जा रहा है, दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होती जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब दिन और रात दोनों बराबर हो जाएंगी। और दिन और रात कहाँ पर बराबर हो जाएंगी? 23 सितंबर को आके बराबर हो जाएंगी। देखो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक बार समझ लो, जीवन भर समझ जाओगे। डे और नाइट अपनी 23 सितंबर को क्या हो गई? बराबर हो गई। अब पुनः अब डे और नाइट बराबर हो गई। अब क्या होगा? अब जैसे जैसे पृथ्वी और अपनी परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ेगी तो हम देखते हैं कि जब दिसंबर आ जाता है, और दिसंबर के महीने में हमें ध्यान है बहुत शीत पड़ती है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि सर्दियाँ पड़ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, दिन छोटे होंगे तभी तो ठंड ज़्यादा पड़ रही है। अगर दिन बड़े होंगे और सूर्य का प्रकाश हमें ज़्यादा आएगा तो क्या ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो दिसंबर में मालूम है खूब ठंड पड़ती है। तो 22 दिसंबर में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि रात सबसे बड़ी और दिन इस दिन सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 में एक कम किया 21 जून को। और दोनों में कितने माह का अंतर है? 6 माह का अंतर है। जून से आप दिसंबर में जाओगे मोटा मोटा आपको 6 माह का अंतर देखने को मिल गया ना। अच्छा, अब 22 दिसंबर के बाद जैसे जैसे सूर्य अपने परिक्रमा पथ पे ऊपर बढ़ेगा, मार्च में जैसे 21 मार्च आ जाएगा तो 21 मार्च में हमें देखने को क्या मिलेगा? पुनः दिन और रात बराबर हो गए। और यही क्रम सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। क्लियर है? अब मुझे एक चीज़ बताओ, अयनांत कहाँ पर आया? अयनांत वहाँ पर आया जहाँ पर दिन और रात बराबर नहीं थे। और विषुव कहाँ पर आया? जहाँ पर दिन और रात बराबर थे। ये आपको ध्यान में आ गया ना। दूसरी बात, इसके आगे आपने एक शब्द जोड़ दिया, उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। क्लियर? और विषुव तो दोनों ही है। अब विषुव में क्या है? जब दिन और रात बराबर हो गए तो जो विषुव कौन सा हो गया? एक तो विषुव होता है हमारा वसंत ऋतु का विषुव, और एक होता है दूसरा ये जो वसंत ऋतु है ना हमारी, ये दोनों को जो वसंत ऋतु बोल रहे हैं। 21 मार्च को उत्तर ध्रुव पे तो क्या होगा? वसंत ऋतु होगी, और दक्षिण ध्रुव पे क्या होगा? शरद ऋतु होगी। स्पष्ट है? अच्छा, इसी प्रकार से आप देखो 23 सितंबर को इसका उल्टा हो जाएगा। आपके शरद ऋतु तो होगी उत्तर ध्रुव पे और वसंत ऋतु होगी आपके दक्षिणी ध्रुव पर। क्लियर है? देखो छोटा सा डायग्राम है लेकिन इसमें भरपूर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। एक एक चीज़ को पकड़ते जाना तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं 21 जून की बात करूं, जब सबसे बड़ा दिन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? 21 जून में देखो हम कहाँ पर अवस्थित है, हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में। तो 21 जून में हमें मालूम है गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगी, जब हमारे यहाँ पर ग्रीष्म। इसी प्रकार से 22 दिसंबर को सर्दियाँ जब होती हैं तब हमें ध्यान है हम उत्तरी गोलार्ध में तो हमारे क्या पड़ रही है? कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो इसको शीत बोलेंगे, शरद ऋतु नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, शरद ऋतु अलग होती है, शीत ऋतु अलग होती है। और दक्षिण गोलार्ध में क्या और पड़ रही होगी भैया? ग्रीष्म पड़ रही होगी, गर्मी पड़ रही होगी। क्लियर है? छोटा सा डायग्राम, कितनी प्यारी प्यारी अनमोल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। चलो अब मैं इसको अपन समराइज कर लेते हैं। और ये आपने परिक्रमा का पथ देखा था, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पे करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल। क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल।
एलिप्टिकल ऑर्बिट, यह जो कक्षा है जिसमें घूम रही है, ये कक्षा समान रहती है, इसी कक्षा में हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पथ, मतलब दीर्घ वृत्ताकार पथ। गोला बिल्कुल एग्जैक्ट वृत्त नहीं होता, ये दो साइडों में खिंचा हुआ वृत्त होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। देखो अपने कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है, जो हमने बात करी थी। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा रहता है। 4 ऋतुएं देख लिया आपने, सर्दी को शीत ऋतु, गर्मी को ग्रीष्म ऋतु। ऋतुओं में परिवर्तन, देखो इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ गया, ये कई पब्लिक सर्विस कमीशंस में, यूपीएससी में और आपको स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन में तो कहीं ना कहीं एक बार तो अवश्य देखने को मिला है। ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। क्या? सूर्य के चारों ओर जब हम परिक्रमा करती है और आपको मालूम है अपने अक्ष पर स्थिर रहती है पृथ्वी, और उसी अक्ष के झुके हुए अक्ष के साथ पृथ्वी घूमती रहती है, तो जैसे जैसे इसकी घूर्णन परिक्रमण करने पर स्थिति में परिवर्तन आता है, उन्हीं के अनुसार हमारे ऋतुएं बनती हैं। समझ गए? आगे अब जो हमने तिथियों के बारे में देखा था उसको रिवाइज कर लो। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसी वजह से इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, आपने देखा टिल्टेड है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगभग दिन रहता है। देखो एक बार ये डायग्राम ढंग से देख लो। इक्कीस जून की बात कर रहा है ना ये, यह हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव, और यह हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये देखो, ये जो आपके प्रदीप्ति सर्किल बन रहा है, ये जो एरिया, ये जो आपको नीला नीला दिख रहा है, यहाँ पर 6 माह तक क्या रहती है भैया? दिन रहता है। क्या रहता है? दिन रहता है। क्यों रहता है? अब ये भी देख लो भैया, यहाँ से पहुँचने पर 22 दिसंबर जब आता है तो उसके बाद से अगले 6 महीने तक यहाँ पर क्या रहेगा? उत्तरी ध्रुव में रात रहेगी, और 21 जून से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर क्या रहेगा? दिन रहेगा। क्योंकि भैया ये देखो आप सर्किल जब तक जैसे जैसे हमारा पृथ्वी परिक्रमा पथ पर घूमेगी, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी कब तक आती रहेगी? 6 माह तक आती रहेगी। तो हमें यहाँ पर 6 माह तक क्या देखने को मिलता है? दिन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको प्रदीप्ति सर्कल पे क्या दिख रहा है? अंधेरा दिख रहा है ना। तो 6 माह यहाँ पर क्या रहेगी? दक्षिण ध्रुव में रात रहेगी। ये जो प्रदीप्ति सर्कल जब तक क्रॉस करके यहाँ पर नहीं आ जाएगा ना ये, तब तक यहाँ पर रात ही रहेगी। कितनी अच्छी बात बताइए। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने दिन रहता है। ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव के आगे, उत्तरी ध्रुव रेखा, कौन सी रेखा? उत्तरी ध्रुव रेखा। कल हमने जो ग्लोब पढ़ा था उसमें उत्तरी ध्रुव के आगे कौन सा ताप कटिबंध था? शीत कटिबंध था। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी इक्वेटर हो गई, ये हमारी 23.5 डिग्री का ऊपर क्या है? कर्क रेखा हो गई, 66.5 डिग्री रेखा हो गई, और इस 66.5 डिग्री के ऊपर का यह जो कटिबंध है ये हमारा क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। और यही जो शीत कटिबंध है, मतलब उत्तरी ध्रुव ये जो रेखा है, इसके ऊपर का एरिया है, ये क्या कहलाता है आपका? यहाँ पर आपको 6 माह तक क्या देखने को मिलेगी भैया? 21 जून के समय में 21 जून से लेकर दिसंबर तक आपको यहाँ पर उजाला ही देखने को मिलेगा। 21 जून सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रातें। इस अवस्था को उत्तर ऐनांत कहते हैं। क्या? उत्तर ऐनांत कहते हैं। जब भी उत्तर ऐनांत आ गया, तो ऐनांत का मतलब क्या होता है? सोलिस्टाइल का मतलब कैसे लिखाना, क्या लिखाना, ये मैं आपको कल बताऊंगा, आज एक बार समझ लो। ऐनांत क्या होता है? ये सोलिस्टाइस अभी हमने देखा था, जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर
सीधा चमकता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऐनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐनांत बोलते हैं। और यदि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है तो वह कौन सा दिन होगा? 21 जून होगा। और 21 जून को ही हम क्या कहेंगे? उत्तर ऐनांत बोलेंगे। अच्छा, मकर रेखा पर चमक रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण ऐनांत बोलेंगे। समझ गए? जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा होगा तो उसको दक्षिण ऐनांत बोलेंगे, और जब कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होगा तो उसको उत्तर ऐनांत बोलेंगे। और यदि आपके पास प्रश्न आ जाए केवल ऐनांत क्या होता है, तो क्या बताएंगे आंसर? कि जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसको क्या कहते हैं? ऐनांत कहते हैं। समझ गए? ये जो संक्रांति होती है ना, ये ऐनांत का मतलब संक्रांति भी होती है, ट्रांजिशन। क्योंकि इस तारीख के बाद से आपके दिन क्या होने लग जाते हैं? छोटे होने लग जाते हैं और रातें बड़ी होने लग जाती है। इसको ऐनांत बोलते हैं। संक्रांति, ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो गया। ऐसे 22 दिसंबर जो दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। और हम जानते हैं उस समय दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें छोटी और ग्रीष्म वाली होती है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट उत्तरी गोलार्ध के। और यह जो स्थिति होती है इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी ऐनांत बोलते हैं। क्लियर? इसी समय आपको ध्यान आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व बनाया जाता है। देखो हमारे यहाँ पर जो क्रिसमस बनाते हैं 25 तारीख को दिसंबर को, तब तो यहाँ ठंड रहती है। अमेरिका में, कनाडा में आपको ध्यान होगा बर्फ़ के वो बनाते हैं, सेंटा वेंटा क्या क्या बनाते हैं, है ना। शुद्ध रूप से कमर्शलाइज करने वाला त्यौहार है, कोई लिंक और कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस बनती है तो वहाँ पर मौसम कैसा होता है? वहाँ पर बहुत गर्मी वाला मौसम होता है, धूप चमक रही होती है, टेम्परेचर 44 डिग्री पहुँचा हुआ होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः हमें क्रिसमस की जो चित्र देखने को मिलते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं कि चारों तरफ ठंडी ठंड हो रही है, बर्फ़ आ रही है, सेंटा क्लॉज बर्फ़ में से वो रेंडियर को लेके आ रहा है, गिफ्ट लेके आ रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है दुनिया को। समझ गए? तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या पड़ रही होगी? गर्मी पड़ रही होगी। और दूसरा विषुव, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स आ जाए तो क्या होगा? इक्विनॉक्स क्या होता है? जब 21 और 23 दिसंबर, 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। यहाँ पर इस समय कोई भी ध्रुव जो होता है, ना तो नॉर्थ पोल ना तो साउथ पोल, सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता। इसकी वजह से क्या रहता है भैया? दिन और रात बराबर रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि स्टेटमेंट में तुम्हारे आ जाता है कि भैया, क्या स्टेटमेंट आ जाता है कि ध्रुव को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है विषुव की स्थिति में, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तब ध्यान कर लेना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह जो हमारा ध्रुव किसी भी यह जो हमारा ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ है, इसी वजह से क्या है? दिन और रात बराबर होती हैं। समझ गए? विषुव क्या होता है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ध्यान रखना। लो साहब, रिवाइज कर लो एक बार। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी इक्वेटर हो गई 0 डिग्री, ये हो गई साहब हमारी 23.5 डिग्री ऊपर कर्क, और ये हो गई साहब मकर। सूरज जी, यदि ये सूरज जी यहाँ बना देते हैं, यदि सूरज जी 0 डिग्री के सामने चमक रहे हैं, सीधे चमक रहे हैं, मतलब भूमध्य रेखा पर सीधे चमक रहे हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? इस स्थिति को हम बोलेंगे विषुव। यदि सूर्य देवता यहाँ पर सीधे चमक रहे हैं तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? ऐनांत बोलेंगे। ये सूरज जी यदि इस स्थिति पे सीधे चमक रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ऐनांत बोलेंगे। यदि उत्तरी गोलार्ध में सीधे चमक रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी ऐनांत बोलेंगे। यदि दक्षिणी गोलार्ध में सीधे चमक रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण ऐनांत बोलेंगे। क्लियर है? उत्तरी ऐनांत की तारीख आपको ध्यान, 21 जून। अच्छा, यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर क्या है? दक्षिणी ऐनांत में ये बनेगा साहब 22 दिसंबर। स्पष्ट है? और 1 तारीख यहाँ पर आएगी 21 मार्च और 1 तारीख यहाँ पर आएगी
23 सितंबर, ठीक है। 21 जून यहाँ है तो यहाँ पर 22 दिसंबर है, एक दिन जोड़ देना और दिसंबर कर देना, 6 महीने बढ़ा देना। और यहाँ पर 21 मार्च है और यहाँ पर भी 6 महीने बढ़ा देना, तो फिर सितंबर आ जाएगा। 21 और 2 23 सितंबर। यहाँ पर डे और नाइट इक्वल, डे बड़ा रातें छोटी, डे छोटा रातें बड़ी। अब एक बार ये प्रश्न देख लो, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का पूछा है, ध्यान रखना, अक्ष का, कक्ष का नहीं, अक्ष का। 23.5। यदि कक्ष का पूछ ले तो 66.5, ध्यान रखना। घूर्णन परिक्रमण अब क्लियर हो गए, लीप वर्ष आपको क्लियर है। उत्तर एवं दक्षिण अयनान ये क्या होता है, ठंडे दिमाग से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना। विषुव क्या होता है ये भी ठंडे दिमाग से एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में बैठ के एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना जो आपने पाठ पढ़ा है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात होती है, क्यों? क्योंकि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है ना, ये क्या रहता है, सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है 6 माह तक। इसकी वजह से जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर, रेखा के ऊपर वाली जो एरिया है, वहाँ पर क्या रहता है, 6 महीने प्रकाश रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या रहता है, 6 महीने रात रहती है। जब स्थिति बदल जाती है तो 6 महीने यहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ पर क्या हो जाता है, नीचे दिन हो जाती है। आर्टिक और नीचे अंटार्कटिक सर्किल। ये अच्छा प्रश्न है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? पृथ्वी की किस गति के कारण? पृथ्वी की 2 गतियाँ कौन कौन सी हो गई? एक तो घूर्णन, अपने ही जगह पर गति करना, एक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। तो ये किसके कारण होती है ऋतुओं में परिवर्तन? परिक्रमा के कारण होती है। और घूर्णन का कारण क्या होता है? दिन व रात होता है। स्पष्ट है। अब आपको क्या करना, नोट्स क्या बनाना सर? देखो, एक तो आपने कल जो डायग्राम बनाया था ना, उसके बाद एक डायग्राम बनाना, पहले रफ में बनाना है ना, अपना एक बार चाहे देख के बनाना, एक बार बिना देखे बनाना। उसमें इम्पॉर्टेंट काम आपको जब डायग्राम बनाओ तो क्या करना, ये जो आप, इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये है, आप जब ये सूर्य भगवान के चारों ओर इस पृथ्वी की परिक्रमा करवाएंगे ना, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो आपने एक्सिस बनाया है ना, इस एक्सिस में जो आप प्रदीप्ति सर्किल अवश्य बनाएंगे। अब मेरे दोस्तों ये देख लो प्रदीप्ति सर्किल, यह जो प्रदीप्ति सर्किल है ना, 21 जून में आपने देखा कि ये जो उत्तरी ध्रुव है ये प्रदीप्ति सर्कल के आपके राइट हैंड में आ रहा है, मतलब प्रदीप्ति सर्किल से बाहर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर उजाला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, यह जब आप 22 दिसंबर की बात करते हैं तो हमारा उत्तरी ध्रुव में रात हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, ये सूर्य भगवान बनाया आपने, ये पृथ्वी बनाई आपने, और पृथ्वी बनाने के बाद आप इस डायग्राम में ये एक्सिस आपको ज़रूर बनाना है, क्योंकि बिना इस एक्सिस के आपको समझ में नहीं आएगा ये ऋतुओं का परिवर्तन कैसे हुआ, रटना ही रटना रह जाएगा। फिर आपको क्या बनाना है, ये लाइन ज़रूर खींचनी है। इसके बाद चाहे तो इसको शेडेड कर देना। इट मीन्स यहाँ पर तो क्या है भैया, अंधेरा, और ये आप सीधी लाइन फिर खींचना। देखो, आपको सीधी लाइन खींचने से ध्यान में आ गया कि ये अब क्या हो गया, ये इलाका तो क्या हो गया भैया, ये आपका उत्तरी ध्रुव किस में आ गया, अब आपका ये अंधेरे में आ गया। और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव क्या है आपका, उजाले में आ गया, क्योंकि सूर्य की रोशनी ये आ रही, सूर्य की रोशनी यहाँ पर ये आ रही, इस कारण से यहाँ पर तो उजाला है और इस कारण से यहाँ पर अंधेरा है। समझ गए? ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद परिक्रमा पथ ये बताना। एक काम इस डायग्राम में अवश्य करना, जब एक्सिस बनाओ तो ये निशान ज़रूर बनाना, एरो वाला, जिससे क्या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। फिर आप यहाँ पे डेट लिखना, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं ये लिखना। जैसे विषुव है तो विषुव लिखना, ये अयनांत है तो अयनांत लिखना। अयनांत के आगे कौन सा अयनांत है, उत्तरी अयनांत है और दक्षिणी अयनांत है, इसको अवश्य लिखना। ये आप डायग्राम बना लोगे अपने हाथ से तो आपके आगे तक की जीवन की सभी समस्याएं दिन रात ऋतुओं से संबंधित दूर हो जाएंगी। यह जब आप दोनों डायग्राम बना लेंगे, इसके बाद मैं आपको कल 1 पेज का नोट्स दूंगा, 1 या 2 पेज का नोट्स दूंगा, ठीक है। उसमें इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी होगी जो मैं कल आपसे शेयर करूंगा, जो इस हमारी एनसीईआरटी में अभी वर्तमान में नहीं है, ठीक है ना।
अब क्या करूँगा, इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी वो यहीं पर मिल जाएंगी। और क्या होगा, आपके जो नोट्स बनेंगे देशांतर वाले, अक्षांश वाले और पृथ्वी की गतियों से संबंधित सारे नोट्स आपके इन्हीं 3-4 पन्नों में पूरे हो जाएंगे। इससे बाहर और कुछ आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, ये आप तय मान के चलना। समय की गणना से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वह भी कल हम कर लेंगे, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब हम समय की गणना के प्रश्न भी कर लेंगे, और जो मैं आपको पेजेस दूंगा वह मैं आपको केवल इसलिए दूंगा कि आगे नोट्स कैसे बनाने इसका आपको विषय ध्यान में आ जाएगा। अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ, इसके नोट्स आपको कल प्रोवाइड हो जाएंगे। ऐप पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो ऐप से डाउनलोड कर लेना। ऐप अपनी कौन सी है, अभ्युदय IAS, वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना कि ऐसे नोट्स बनाने हैं। अब उसको PDF को संभाल के नहीं रखनी है, आपको उस PDF को इनिशियली एक बार अपने नोटबुक में उतार के रख लेना। क्या, नोटबुक में उतार के रख लेना। कर लोगे ना? इतना बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ और इम्पॉर्टेंट बातें थी। आशा करता हूँ आपने समझ ली होगी। देखो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं केवल ये रीडिंग करके आपको ऊपर की सती जानकारी देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इनका लाभ कहीं कॉन्क्रीट रूप में हमारे नोटबुक में परिलक्षित हो जाए। आपको इसके अलावा कहीं और सोर्सेज में भटकना ना पड़े। एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, ऐसा काम ना करना पड़े। साथ साथ आपके कंसाइज इंपॉर्टेंट नोट्स भी तैयार होते चले जाएं। कल आपको दे दूंगा, तो ये 2 डायग्राम आपने बनाए हैं, इसके बाद जो नोट्स दूंगा वो लिख लेना। बड़े कंसाइज और बहुत प्यारे फॉर्म में आपको दे दूंगा, उसको लिख लेना, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इस क्रम में मुझे आगे चलना है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस NCERT में छठी के बाद ऐसा कोई भी टॉपिक आता है रिलेटेड, सपोज करो भूकंप से रिलेटेड टॉपिक आ गया, तो छठी से लेके 12वीं तक की पुस्तक में भूकंप से रिलेटेड जो भी सामग्री होगी ना, मैं आपको वो एक ही जगह भूकंप वाले टॉपिक में लाके दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, हमारी क्लास 6 से लेके 12 तक का सारा मटेरियल एक ही जगह भूकंप का आ जाएगा, और सारी NCERT भी हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ में कि 3-4 दिन लगातार लगे रहना, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। इनिशियली कोई मन में गफलत हो तो उसको दूर कर लेना। बस आप तो ये 4 क्लासेस दे दो, उसके बाद फिर आपके मन में आए जो काम करते रहना। धन्यवाद।